केएस ज्ञान प्रस्तुत करता है एक शानदार यात्रा, जहां कल्पना से परे हर मोड़ पर है एक नई कहानी। कल्पना कीजिए, अनंत विशाल ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी, अनगिनत तारे और लाखों ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो हमारे पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि इस अनंतता के बावजूद भी आज तक जीवन का प्रमाण केवल पृथ्वी पर ही क्यों मिला है? क्या हम वाकई इस पूरी सृष्टि में अकेले हैं? अब जरा एक और सवाल पर ध्यान दें। इंसानों की उम्र इस ग्रह पर सिर्फ 2 लाख साल है। इतने कम समय में उन्होंने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि उन्होंने चांद पर कदम रखा, दूसरे ग्रहों पर मिशन भेजे और ब्रह्मांड को समझने के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। तो सवाल यह है कि यदि ब्रह्मांड में उनकी ही तरह और भी जीवन मौजूद है, तो उनमें से कोई हमसे कहीं अधिक विकसित क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसी कोई एलियन सभ्यता नहीं होनी चाहिए थी जो हमसे लाखों साल आगे हो और जिनका सबूत उन्हें मिल चुका होता? मगर अब तक ऐसी किसी सभ्यता का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिल पाया है? यही सवाल खड़ा करता है एक थ्योरी जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। यदि ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है तो उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि उनकी सभ्यता का अंत निकट हो सकता है। और अगर यह हमारे पीछे है तो उन्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। तो क्या ग्रेट फिल्टर सिर्फ एक थ्योरी है या ये इंसानों के सच्चाई का हिस्सा बनने वाला है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी न केवल आपके दिमाग को झकझोर देगी बल्कि आपके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देगी। साल 2169। हमारा ब्रह्मांड अनंत और रहस्यमय है। इस अनंतता में अरबों तारे और उनसे जुड़े अनगिनत ग्रह मौजूद हैं। इन ग्रहों के बीच उनकी छोटी सी पृथ्वी विशेष रूप से अनोखी है। यह वही जगह है जहां जीवन ने न केवल जन्म लिया बल्कि इतनी विविधता और जटिलता के साथ विकसित हुआ कि इंसान नाम का बुद्धिमान प्रजाति का उदय हुआ। इंसान जो शुरुआत में गुफाओं में पत्थरों से आग जलाना सीख रहा था, धीरे धीरे सभ्यताओं का निर्माण करने लगा। उसने खेती करना सीखा, नगर बसाए, धर्म और संस्कृति का विकास किया। विज्ञान और तकनीक की मदद से उसने प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश की और यहीं से शुरुआत हुई उस सपने की जिसमें इंसान सितारों तक पहुंचने और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने का सपना देखने लगा। लेकिन यह सपना जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। जैसे जैसे इंसानी सभ्यता ने प्रगति की, वैसे वैसे उसने अपने विनाश के बीज भी बो दिए। जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियारों की होड़ और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल इंसानियत के सामने सबसे बड़े संकट बनकर उभरे, क्योंकि इस विकास की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन उत्सर्जन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ग्लोबल वार्मिंग ने तो पूरे ग्रह के मौसम चक्र को अस्त व्यस्त कर दिया।
हिमालय और आर्कटिक की बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। इसके अलावा परमाणु हथियारों की होड़ ने दुनिया को कई बार विनाश के कागार पर पहुंचा दिया। 21वीं सदी में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कई बार फिर से परमाणु युद्ध होने की संभावनाएं बनी और आज पृथ्वी पर हालात जीवन के लायक बचे ही नहीं थे। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के लिए संकट चरम पर था। हर जगह महासागर के जल स्तर बढ़ रहे थे, जंगलों में भीषण आग लग रही थी और आसमान पर परमाणु युद्ध की छाया बनती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में अब यह बेहद जरूरी था कि इंसान पृथ्वी को छोड़कर एक अलग ग्रह की तलाश में जुट जाएं, जहां स्थानांतरित होकर मानव सभ्यता को बचाया जा सके। और इसी मकसद के रूप में नासा ने कुछ साइंटिस्ट को मंगल ग्रह पर जाकर मानवता बसाने के मिशन की शुरुआत करी और इस मिशन का नाम था होप। दरअसल होप मानव द्वारा बसाया गया एक अत्याधुनिक स्पेसशिप था, जिसमें एक साथ 5 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते थे और इसके अनुरूप ही मिशन के लिए 5 होनहार क्रू मेंबर्स का चुनाव किया गया था। कैप्टन एलेक्सा मिशन की प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई थी। पायलट केसी को उड़ान का जिम्मा संभालना पड़ा था। जो इंजीनियर थे वे रे तकनीक समस्याओं के विशेषज्ञ थे। वैज्ञानिक कैथरीन जैविक अनुसंधान की प्रमुख थी और वैज्ञानिक जेरी खगोल शास्त्री और द ग्रेट फिल्टर के विशेषज्ञ थे। इनके साथ एक एडवांस एआई रोबोट टीना को भी मिशन में शामिल किया गया था। मिशन का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। यह एक कोशिश थी कि चाहे पृथ्वी बर्बाद हो जाए, लेकिन इंसानी सभ्यता और उसकी उपलब्धियां पूरी तरह समाप्त ना हों। और इसके लिए मिशन होप को एक नए घर की तलाश में मंगल ग्रह पर एक नई घर की व्यवस्था के लिए भेजा जा रहा था। फाइनली 26 नवंबर 2169 के दिन इस मिशन की शुरुआत हुई और स्पेसशिप होप ने लोगों के उम्मीदों के साथ स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी और इसके कुछ समय बाद ही यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया। लेकिन जब होप पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा और कैप्टन एलेक्सा ने नासा वेब से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू की। यह कैप्टन एलेक्सा बोल रही हूं। नासा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? ओवर। रेडियो पर अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हुई। लोगों की चीखें, मदद की पुकारें और फिर विस्फोट की गूंज। और एक आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, हमें बचाओ, सब कुछ खत्म हो रहा है। कैप्टन ने घबराकर दूसरी फ्रीक्वेंसी पर स्विच किया। नासा, क्या आप सुन सकते हैं? क्या स्थिति नियंत्रण में है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया और फिर एक लंबी गूंज, जैसे किसी बड़े विस्फोट ने रेडियो तरंगों को हिला दिया हो। एआई रोबोट टीना ने तुरंत चेतावनी दी। पृथ्वी पर कई जगहों से रेडिएशन स्तर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। संभवतः यह परमाणु विस्फोट का परिणाम है। क्रू मेंबर्स ने जैसे ही टीना का यह अलर्ट सुना, पूरे स्पेसशिप में एक गहरी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक ठहर गया हो। हर कोई अपनी जगह पर जड़वत बैठा था, मानो उनकी सांसें तक बंद हो गई हों। पायलट केसी, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, इस समय हिल गई। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया और उसके कंधों की थरथराहट बता रही थी कि वह रो रही थी। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कोई देखे। वह अब तक टीम की ताकत बनकर खड़ी थी, लेकिन यह खबर सुनने के बाद वह अपने दर्द को छुपा नहीं सकी। वहीं वैज्ञानिक कैथरीन चुपचाप खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें उस नीले और सफेद ग्रह पर टिकी थीं, जिसे वह
अपना घर कहती थी। पृथ्वी अब भी उतनी ही सुंदर दिख रही थी जितनी लॉन्च के समय दिखती थी, लेकिन अब इस सुंदरता में एक गहरी उदासी थी। कैथरीन के ओंठ फड़फड़ाए, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। जेरी, जो हमेशा मजाक कर टीम का मूड हल्का करता था, इस बार एकदम शांत था। वह अपनी जगह से उठकर कैप्टन एलेक्सा के पास गया और धीरे धीरे बोला, क्या इसका मतलब यह है कि हम अकेले रह गए हैं? क्या पृथ्वी पर कोई नहीं बचा? उसकी आवाज कांप रही थी, मानो उसने खुद को यह सवाल पूछने की हिम्मत बमुश्किल जुटाई हो। कैप्टन एलेक्सा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कंसोल स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी थी, बार बार नासा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। हर बार स्क्रीन पर सिर्फ सिग्नल नॉट फाउंड का संदेश चमकता। इंजीनियर रे, जो तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में माहिर था, इस स्थिति में भी उम्मीद की तलाश कर रहा था। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, हमें नासा से संपर्क करने का कोई और तरीका निकालना होगा। शायद किसी दूसरी सैटेलाइट से हमें संकेत मिले। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन अंदर छुपा डर साफ झलक रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर बटन दबा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो आम तौर पर उसे काम करते वक्त होती थी। कैथरीन अचानक बोल पड़ी, यह बेकार है। अगर यह परमाणु विस्फोट था तो शायद पूरी कम्युनिकेशन नेटवर्क ही खत्म हो चुकी है। तो क्या हम इसे मान लें? जेरी ने झल्लाते हुए कहा। क्या हम मान लें कि हम अब इंसानी सभ्यता के आखिरी बचे हुए लोग हैं? उसकी आवाज अचानक तेज हो गई थी। क्या हमारे परिवार, हमारे दोस्त सब खत्म हो गए हैं? ना एआई, जो अब तक सब कुछ शांत भाव से देख रही थी, उसने अपनी मशीनी आवाज में बोली, सभी संकेत यही दर्शाते हैं कि पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। रेडिएशन का स्तर कई जगहों पर घातक है। बचने की संभावना नगण्य है। यह सुनते ही कैप्टन एलेक्सा ने गहरी सांस ली और स्क्रीन से नजर हटाई। उसने बाकी सदस्यों को देखा, जिनके चेहरे पर निराशा और भय लिखा हुआ था। हमें घबराने का समय नहीं है, उसने सख्त लफ्जे में कहा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम पूरी इंसानी सभ्यता का भार अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। हमें इसे खत्म नहीं होने देना है। लेकिन उसके शब्दों का असर कम था। जेरी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि अगर पृथ्वी खत्म हो चुकी है तो हमारी लड़ाई किसके लिए है? यह सवाल कमरे में गूंज उठा और हर कोई चुप हो गया। तभी अचानक रेडियो पर हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। सभी ने एक साथ स्क्रीन की ओर देखा। यह आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इसमें मानवीय स्वर थे। कोई कह रहा था, हमें बचाओ, सब खत्म हो रहा है, हमें बचाओ। रेडियो फिर से खामोश हो गया। एलेक्सा ने तुरंत उस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस छोटे से संदेश ने पूरे क्रू में हलचल मचा दी, लेकिन एलेक्सा जानती थी कि यह असंभव है। उन्होंने अपनी जगह पर बैठते हुए एक बार फिर पृथ्वी की ओर देखा। हमारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, यही हमारा मिशन है। उसके शब्दों ने टीम को स्थिर किया, लेकिन उनके भीतर एक गहरा शून्य छोड़ दिया। वे जानते थे कि होप अब केवल एक स्पेसशिप नहीं था, यह इंसानियत के अस्तित्व का आखिरी टुकड़ा था। लेकिन इस बीच जेरी कुछ अजीब बर्ताव करने लगा था। इस गंभीर माहौल में उसने अचानक कुछ ऐसा कहा जिसने क्रू के सारे मेंबर्स सन्न रह गए। दरअसल जेरी जोर से सीखा, यही तो द ग्रेट फिल्टर है। जेरी की बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी।
उसने इससे पहले इस फिल्टर के बारे में कुछ खास नहीं सुन रखा था, जिसके कारण कैप्टन एलेक्सा ने इस बारे में जेरी से पूछा, जिस पर जेरी ने बताया, हमारी गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। हर तारे के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा होती है। उनमें से कितने ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हों, और फिर भी हमने आज तक किसी अन्य उन्नत सभ्यता का कोई संकेत क्यों नहीं पाया? न कोई संदेश, न कोई रेडियो सिग्नल। ब्रह्मांड खामोश है। लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब शायद द ग्रेट फिल्टर में छुपा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, द ग्रेट फिल्टर एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि उन्नत सभ्यताओं के विकास के रास्ते में एक या कई बाधाएं होती हैं। ये बाधाएं इतनी घातक होती हैं कि ज्यादातर सभ्यताएं उन्हें पार नहीं कर पाती। एक सभ्यता अपने शुरुआती चरण में प्रकृति के नियमों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वह उन्नत करती है, वह उन्नति उसकी कमजोरी बन जाती है। संसाधनों की कमी, अत्याधुनिक जनसंख्या और तकनीकी हथियार उसका अंत कर देते हैं, जिस वजह से वह कभी उतनी उन्नत बन ही नहीं पाती और उनका अंत हो जाता है। और ब्रह्मांड में अन्य सभ्यताओं के न मिलने के पीछे के कारण यही है द ग्रेट फिल्टर। यह सुनकर सभी का दिल भारी हो गया। कमरे में एक गहरा मौन छा गया। सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हम भी उन अनगिनत सभ्यताओं में से एक हैं जो द ग्रेट फिल्टर से पार नहीं पा सके? पर जेरी के दिमाग में इस थ्योरी से आगे भी कुछ और चल रहा था। उसे यह अब पूरा विश्वास हो चुका था कि कोई हाई एफिशिएंट एलियन सिविलाइजेशन द ग्रेट फिल्टर को अंजाम देने के लिए उनके धरती पर नजर रखे हुई थी, और उन्होंने जानबूझकर पृथ्वी से 5 एडवांस लोगों को मिशन पर भेज दिया ताकि उनकी जान बच जाए और बाकी पूरी पृथ्वी और मानव जाति तबाह हो जाए। दरअसल उसके पीछे उस एलियन सिविलाइजेशन का मकसद उन 5 लोगों को सुरक्षित मंगल ग्रह तक पहुंचाना था, जहां आकर यह पुनः जीरो से एक नए सभ्यता की शुरुआत कर सके। और यह बात जेरी को समझ आ गई थी। उसने सबसे पहले यह थ्योरी फिर से अपने बाकी क्रू मेंबर्स को बताया, और अब उन्हें जेरी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने अपनी बात सच साबित करने के लिए उसने खुद को एयर लॉक के जरिए स्पेस में फेंक दिया। उसका कहना था कि अगर कोई उन्नत सभ्यता उनकी मदद कर सकती है तो अब समय है, अगर वे देख रहे हैं तो वे मुझे बचाएंगे भी। लेकिन अफसोस, काफी समय तक जेरी के बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो जेरी की यह सारी बातें बस उसके अंदर हो रहे मानसिक बदलावों का नतीजा था। यानी कि शायद जेरी मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से ये सारे ग्रेट फिल्टर्स की कहानियां बक रहा था, और यही मानकर बाकी क्रू मेंबर्स मंगल ग्रह की तरफ अग्रसर हो गए। स्पेसशिप होप अपनी नियमित गति से मंगल की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक एक अलार्म बज उठा। स्पेसशिप के सिस्टम ने एक बड़ी सोलर फ्लेयर यानी सौर ज्वाला का संकेत दिया। सोलर फ्लेयर एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट होती है जो न केवल स्पेसशिप के उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि क्रू के जीवन के लिए भी खतरा बन सकती है। टीना एआई रोबोट ने तुरंत चेतावनी दी। सोलर फ्लेयर का प्रभाव 15 मिनट में शुरू होगा। रेडिएशन शील्डिंग में अस्थायी विफलता हो सकती है। जीवन समर्थन प्रणाली को नुकसान पहुंचने की संभावना है। कृपया तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाएं। क्रू में एक घबराहट सी छा गई। इंजीनियर रे और वैज्ञानिक कैथरीन तुरंत नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़े। वो इस सोलर फ्लेयर से लड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे थे,
लेकिन धीरे धीरे उनके स्पेसक्राफ्ट का सारा सिस्टम फेल होता चला जा रहा था। हर कोई इस चीज को जी जान से फिक्स करने में लगा था, लेकिन अचानक सोलर फ्लेयर की एक तेज लहर आई और उसने स्पेसशिप को इस कदर झकझोर दिया कि इसके अंदर मौजूद हर एक क्रू मेंबर अपना होश गंवा बैठा। दो दिनों से बेहोश पड़े क्रू मेंबर्स की अचानक नींद खुलती है और उन्हें एआई रोबोट टीना की आवाज सुनाई देती है। मुबारक हो, हम मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। होश में आने के बाद किसी भी क्रू मेंबर्स को यह विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी उन्हें यह मंगल ग्रह तक पहुंचने में काफी लंबे समय लगने वाला था। लेकिन एक सोलर फ्लेयर के बाद वो तुरंत इसके करीब पहुंच चुके थे। ऊपर से सोलर फ्लेयर की वजह से उनके स्पेसशिप होप में जो गड़बड़ियां नजर आ रही थी वो भी अब नहीं दिख रही थी। सब कुछ अचानक ठीक नजर आ रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्या जेरी की बातें सच थी? क्या सच में कोई एडवांस सिविलाइजेशन इन क्रू मेंबर्स की सीक्रेटली मदद कर रहा था? सारे क्रू मेंबर्स के दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था, पर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और इसलिए इसका जवाब ढूंढे बिना सारे क्रू मेंबर्स लैंडिंग की तैयारी में जुट गए और क्रू ने सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की और वहां जीवन के अनुकूल माहौल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कैप्टन एलेक्सा ने मंगल की सतह पर कदम रखते हुए कहा, शायद हमने द ग्रेट फिल्टर को पार कर लिया है। अब यह ग्रह हमारा नया घर होगा। द ग्रेट फिल्टर को पार कर यह मनुष्य मंगल पर अपनी बस्ती बसाने पहुंच तो चुके थे और उनके पास वो सारी तकनीक भी थी जिससे वो मंगल को रहने योग्य बना सके। पर उस एलियन सिविलाइजेशन का क्या? क्या वाकई में उस स्पेसशिप पर ऐसी कोई सिविलाइजेशन की नजर थी या यह बस जेरी का वहम था? यह सिर्फ एक शुरुआत थी, कहानी जारी रहेगी।